वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास से एक महत्वपूर्ण बिंदु भारत में तुर्की आक्रमणों के बारे में समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग महमूद गजनवी के साथ भारत आए अलबरूनी के बारे में देखेंगे और उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में विस्तार से समझेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन की ओर। इससे पहले कुछ ज़रूरी सूचनाएं। अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। और तो अब बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, यहाँ पर अलबरूनी के बारे में विस्तार से दिया गया, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अलबरूनी पहले मुसलमान थे जिन्होंने संस्कृत सीखी तथा गीता एवं पुराणों का भी अध्ययन किया था। तो पहले मुस्लिम थे जिन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और साथ ही साथ गीता और पुराणों को भी पढ़ा। महमूद गजनवी के प्रसिद्ध इतिहासकार अलबरूनी 11वीं सदी में भारत आया था। अलबरूनी ने संस्कृत का अध्ययन किया और अनेक संस्कृत रचनाओं का उपयोग किया। उसने ब्रह्मगुप्त, बलभद्र और वराह मिहिर की रचनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय। देखिए, जो ब्रह्मगुप्त की रचना है, बलभद्र की रचना है, वराह मिहिर की रचना है, इसका इन्होंने क्या किया, अन्य भाषाओं में अनुवाद किया। देखिए, यहाँ पे लिखा है अलबरूनी ने अरबी भाषा में तहकीक ए हिंद की रचना की। तो तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है। सर्वप्रथम एडवर्ड साची ने अरबी भाषा में इस ग्रंथ का अनुवाद अरबी भाषा से इस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो तहकीक ए हिंद, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? एडवर्ड साची ने। इसका हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया। तो रजनीकांत शर्मा ने तहकीक ए हिंद का हिंदी अनुवाद किया है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तहकीक ए हिंद लिखा किसने? अलबरूनी ने लिखा है। मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया? अरबी भाषा में। इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? एडवर्ड साची ने किया है। और हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो रजनीकांत शर्मा ने। अब इसके बाद कुछ और पॉइंट यहाँ पर दिए गए। अलबरूनी का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है अबू रेहान। ये भी आपको याद रखना है। उपाधि की बात करेंगे तो विद्यासागर, भारतीय ब्राह्मणों द्वारा प्रदत्त। तो भारतीय ब्राह्मणों ने इसे विद्यासागर की उपाधि दी थी। प्रथम मुस्लिम भारतविद, खीवा, ये ख्वारिज, ये भी इसकी उपाधि है। अब माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर दिया है प्रथम मुस्लिम भारतविद, ये ऐसा भी इसे कहा जाता है। इसके जन्म स्थान की बात करेंगे तो इसका जन्म स्थान खीवा, जो कि ख्वारिज में यहाँ पर है। 973 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। मृत्यु 77 वर्ष की आयु में गजनी में इसकी मृत्यु हो गई थी। पुस्तकों की बात करें तो सबसे प्रमुख पुस्तक है किताब उल हिंद, या फिर इसी को तहकीक ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। यह पुस्तक 11वीं सदी का दर्पण कहलाता है। तो 11वीं शताब्दी का दर्पण किसे कहते हैं? तहकीक ए हिंद या फिर किताब उल हिंद। इवोल्का, भारत प्रवास के बाद इस पुस्तक की रचना की गई। तो इवोल्का नामक पुस्तक भी इसने लिखा है। जब ये भारत प्रवास किया तो इसके बाद इसने ये पुस्तक लिखा है। अलबरूनी ने लगभग 113 कृतियों की रचना की थी। किताबस सैदना, अलबरूनी द्वारा लिखित दवाओं की किताब है। मतलब ये चिकित्सा शास्त्र में भी विशेष ज्ञान रखता था। इसने दवाओं पर पुस्तक लिखी है, जिसका फारसी अनुवाद बकर के द्वारा किया गया है। किताब उल हिंद का अनुवाद, अब देखिए यहाँ पे जो किताब उल हिंद है ये अरबी भाषा में लिखा गया था। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि एडवर्ड साची, यहाँ पे सचाऊ लिखा गया। देखिए, साची या सचाऊ ये मूल रूप से क्या है कि अंग्रेजी नाम है, इसको जब हिंदी में कन्वर्ट किया था तो थोड़ा बहुत अप डाउन हो जाता है। तो एडवर्ड साची ने इसका अनुवाद किया था और हिंदी में रजनीकांत शर्मा जी के द्वारा अनुवादित किया गया। अलबरूनी मामूनी वंश के ख्वारिज्म शाह के राजनैतिक सलाहकार थे। ये भी बिंदु आपको याद रखना है। अब इसके बाद जो अगला तुर्क आक्रमणकारी प्रसिद्ध है भारत में आया था, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी का नाम आते ही आपके दिमाग में दो युद्ध आएगा, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने तराइन का युद्ध लड़ा था और वहाँ से भारत में मुस्लिम सत्ता का श्रेय स्थापित हो जाता है। देखिए, अलबरूनी के वंश की बात करेंगे तो संसबनी इसका वंश है। इसके अन्य नाम क्या है? जंगी, सिहाबुद्दीन। जब खुरासान पर इसने विजय प्राप्त कर लिया था तब इसने सिहाबुद्दीन की उपाधि मोइनुद्दीन हो गई थी। तो कि इसके मुइजुद्दीन कब इसकी उपाधि हुई? जब इसने खुरासान विजय प्राप्त किया था। मोहम्मद बिन साम के नाम से भी इसे जाना जाता है। सिक्कों पर यह उपाधि प्राप्त होती है मोहम्मद बिन साम। जुहाक, पौराणिक नायक जुहाक ने मुइजुद्दीन के राजवंश का प्रथम पूर्वज बताया गया। तो इसका प्रथम पूर्वज कौन है? जुहाक है। तबाकाते नासरी, मिनहाज के तबाकाते नासरी में मोहम्मद गोरी की विजय का प्रामाणिक विवरण मिलता है। तो तबाकाते नासरी मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखी गई पुस्तक है जिसमें इसके विजय का वर्णन किया गया है। देखिए,
1163 ईस्वी में गयासुद्दीन गोरवंश का शासक बनता है। इसके बाद क्या होता है, 1173 में मोहम्मद गोरी गोरवंश का शासक बन गया, गयासुद्दीन का उत्तराधिकारी हुआ। 1175 में गोरी का पहला आक्रमण मुल्तान के करमाथी जाति के सियाओं पर हुआ था। मुल्तान के साथ गोरी ने उच्च और निचले सिंध को भी जीत लिया था। तो इसने सबसे पहले आक्रमण कहाँ पर किया, इसने मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके बाद 1178 में क्या होता है, गोरी ने गुजरात पर आक्रमण कर दिया। यहाँ का शासक होता है मूलराज या फिर भीम द्वितीय के नाम से जाना जाता है, ने गोरी को पराजित किया। यह भारत में गोरी की पहली परास्त। तो ये पेपर में कई बार प्रश्न बना है कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले किसने परास्त किया था, तो मूलराज द्वितीय या फिर भीम द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। इनकी संरक्षिका थी, इनका भी नाम याद रखिएगा, माता नयिका देवी या फिर माँ नयिका देवी लिखा रहता है, ये इनकी संरक्षिका थी। तो कई बार ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि मूलराज या फिर भीम द्वितीय की संरक्षिका कौन थी, तो नयिका देवी। इसके बाद क्या होता है, 1789 में 79 में गोरी ने पंजाब में गजनी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह पर आक्रमण किया और इसको परास्त कर देते हैं। फिर 1186 में ये पेशावर की राजधानी लाहौर को जीत लेते हैं। 85 में सियालकोट जीतता है। 88 में भटिंडा अभियान करता है। देखिए भटिंडा अभियान मूल कारण बनता है तराइन के युद्ध का, और तबर हिंद के किलों को भी जीत लेता है। यह घटना तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बनी थी, क्योंकि जब ये भटिंडा तबर हिंद तक पहुंच जाता है, जो कि आधुनिक पंजाब है, तो फिर यहाँ से तराइन की ओर रुख करते हैं। 1191 में क्या होता है, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में भटिंडा के निकट तराइन का प्रथम युद्ध होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई। मोहम्मद गोरी हार जाता है, बुरी तरह से परास्त होता है, यहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद फिर क्या करते हैं, अपने सेना का पुनर्गठन करता है और 1192 ईस्वी में फिर से हमला करता है। तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो जाती है। और इसके बाद मध्य एशिया का शासक सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। देखिए ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध में जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी किया था, इसने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। उसी का परिणाम 1194 में मिलता है चंदावर के युद्ध में। ये यमुना नदी के तट पर चंदावर नामक स्थान पर कन्नौज और बनारस के गढ़वाल राजा जयचंद को भी ये पराजित कर देते हैं। इसके बाद देखिए 1195-96 गोरी ने बयाना जीता। इसके बाद ग्वालियर को बहाउद्दीन तुगरिल से विजित किया। 1205 में मोहम्मद गोरी ने अंधखुद युद्ध में ईरान के ख्वारिज्म शासक से भयंकर रूप से हार गया था। 1205 में इसकी हार होती है। फिर 15 मार्च 1206 को सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम को नमाज पढ़ते समय किसी ने इसकी हत्या कर दी थी। तो जो है 1506 में इसकी हत्या हो जाती है। इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत उत्पन्न होता है, जिसमें सबसे पहले गुलाम वंश आता है, खिलजी वंश आता है, तुगलक आते हैं, सैयद लोदी, ये सब। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए मोहम्मद गोरी के बारे में। देखिए यहाँ पर दिया है फखरुद्दीन राजी एवं नमाजी उरूजी गोरी के दरबार में रहते थे। तो मोहम्मद गोरी के दरबार में कौन कौन रहते थे, फखरुद्दीन राजी, इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद नमाजी उरूजी। गोरी ने हिंदू देवी लक्ष्मी एवं नंदी की आकृति युक्त सिक्के चलाए थे। ये प्रश्न पेपर में कई बार बनता है कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर माता लक्ष्मी की प्रतिमा बनी थी, तो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक तरफ माता लक्ष्मी की प्रतिमा होती थी और दूसरे तरफ मोहम्मद बिन साम लिखा होता था, जो कि मैंने पीछे भी बताया है। यहाँ पर लिखा भी है कि जिस पर देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन साम लिखा था। भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत मोहम्मद गोरी ने किया था। इक्ता प्रणाली क्या होता है हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ेंगे तब। तबाकात नासिरी के अनुसार एक बार गोरी ने कहा था कि उसके दास ही उसकी आशाओं का आधार है, क्योंकि वे उसे सुदूर अभियानों का दायित्व संभाल सकते हैं। उसने स्पष्ट कहा था कि उसके दास ही उसके पुत्र हैं और उसके बाद उत्तराधिकारी होंगे। देखिए ऐसा ज्ञात होता है कि मोहम्मद गोरी की कोई संतान नहीं थी, तो इसने ये कहा था कि मेरे दास ही मेरे पुत्र के समान है और बाद में यही मेरे उत्तराधिकारी होंगे, और सच में ऐसा होता भी है। मोहम्मद गोरी का जो दास होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, वही दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है, साथ ही साथ गुलाम वंश की भी। आगे भारत में मुस्लिम राज्य की नींव डालने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है, क्योंकि जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करते तो वहाँ से मुस्लिम सत्ता हावी हो जाती है। अब कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ये छोटी सी क्लास रही, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों अगर आप किसी भी एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं।